तो आज तारीख है 5 फरवरी, और 5 फरवरी करंट से जितने भी ऐसी इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर हैं उनमें जो भी न्यूज़ है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए या इवन नॉलेज के लिए ज़रूरी है वो सब हम कवर करेंगे। तो अगर आज द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो एक तो न्यूज़ आई है जो पंजाब की सीएम है चन्नी, उनके नेफ्यू को अरेस्ट कर लिया गया है रेता माइना वो रेता माइनिंग वगैरह केस में। एक न्यूज़ आई है ओवैसी को लेके कि ओवैसी को जेड प्लस सिक्योरिटी दी जा रही है, उन्होंने मना किया फिर भी दी जा रही है कि जस्ट बिकॉज ऑफ उनको गोलियां वोलियां चल गई हैं। एक एमएसपी को लेके आई है कि एमएसपी पे डिसीजन सरकार ने कहा है चुनाव के बाद लेंगे। और एक न्यूज़ आई है डिसइन्वेस्टमेंट को लेके, क्योंकि हम लोगों ने अभी याद करो बात भी की थी इसके ऊपर जब बजट आया था कि डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट था 1,60,000 करोड़ का, उसमें केवल 30-40 हज़ार करोड़ ये लोग डिसइन्वेस्ट कर पाए हैं, और इस साल इसीलिए 65,000 करोड़ का टारगेट है। तो सरकार ने कहा है नहीं, इस बार तो हम लोग मैच करेंगे। तो बेसिकली बात करें फ्रंट पेज पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, बस एक न्यूज़ आई है छोटी सी जो आई है किसानों के जो मसीहा थे दीन बंधु सीताचरण को लेके, उनके बारे में बात करेंगे। सर चित्रण को लेके तो दीन बंधु की बात करें तो इनकी जयंती है आज। बेसिकली इनको पंजाब किसानों का मसीहा कहा जाता है, पंजाबी किसानों का, क्योंकि पंजाब प्रोविंस से लीडर होते थे। बेसिकली बात करें तो इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी जमींदार लीग के खिलाफ 1923 में। उसके बाद हम देखते हैं राव बहादुर जो उपाधि है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई थी दीन बंधु को। और फिर 1881 में हम लोग देखते हैं इनका जन्म होता है। इन्होंने स्टीफन कॉलेज जो दिल्ली में है उससे पढ़ाई की थी। इवन दो जो भाखड़ा नागला आज हम लोग डैम देखते हैं उसके भी फादर इन्हीं को माना जाता है, 1923 में बना था बेसिकली। प्री पार्टीशन की बात करें तो उस समय ये लेजिस्लेचर के मेंबर थे पंजाब के। और किसानों की जैसे फसल खराब हो जाती है, अपन देखते हैं ओले पड़ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, उससे फसल खराब होती है, उनको मुआवजा मिलता है। तो वो मुआवजा देने की पहली पहल अगर हमारे यहाँ किसी ने की थी तो वो दीन बंधु ने की थी। तो इसीलिए इन सब कामों को लेकर इन्हें किसानों को मसीहा कहा जाता है। दैट्स ऑल। तो इनका ही जयंती है बस। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है जो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी को लेके, कि हम लोग जानते हैं आज इनॉग्रेशन किया जा रहा है उसका, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का। 216 फीट का है, रामानुजाचार्य की मूर्ति है, तेलंगाना में लग रही है। मोदी जी अपने इनॉग्रेट करेंगे। रामानुजाचार्य की बात करें तो ये वैष्णव धर्म से आते थे, बेसिकली 11th सेंचुरी के सेंट थे, ठीक है। और हम देखते हैं कि चिन्हजय की बात करें, चिन्हजगर की बात करें तो यह सब चीज़ें इन्होंने बनाई थी। और इस स्टैचू की बात करें ना तो ये स्टैचू तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए से बनना है, जो कि बेसिकली डोनेशन वगैरह से पैसा आया है, और ये चाइना की एक कंपनी है उसके द्वारा बनाया जा रहा है। और रामानुजाचार्य हम लोग जानते हैं वैदिक फिलोसोफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, बेसिकली गीता भाष्य वगैरह इन्होंने ही लिखे हैं ज़्यादातर। और पता है जब भी हम लोग फिलोसोफर और इन सब की बात करते हैं तब एक चीज़ आती है, उसको कहते हैं अपन लोग थिंकिंग। थिंकिंग की बात आती है हमारे यहाँ। जैसे ही ब्रिटिशर्स वगैरह, इवन तो ब्रिटिशर्स का जहाँ जहाँ पे भी राज रहा है ना, उन्होंने वहाँ की फिलॉसफी खत्म करने की कोशिश की है जिससे लोग थिंक करना सोच दे। लोग ये 4 चीज़ें पढ़ें और एक जॉब करें, बस दैट्स ऑल। क्योंकि जैसे ही तुम थिंक करने लगते हो ना, तुम्हारे ओवरऑल समाज ऑटोमेटिकली बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगता है। तो वही चीज़ है जो हम लोग अभी तक झेल रहे हैं। आज तक भी हमारी एजुकेशन में केवल लर्निंग 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 है। लर्निंग से ज़्यादा थिंकिंग पे गौर देना चाहिए, समाज ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है 22nd लॉ कमीशन को लेके। अभी क्या हुआ ना, हम लोग के यहाँ जो 0 आवर चलता है संसद में, उसमें किरण रिजिजू जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उनसे किसी ने पूछ लिया कि ये बताओ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि 22nd जो लॉ कमीशन है उसके द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर काम किया जा रहा है, और ये जल्दी ही सबके सामने आएगा। और अगर लॉ कमीशन की बात करें तो एक एडवाइजरी बॉडी होती है, बाय द वे, ना तो ये स्टेचुरी बॉडी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक एडवाइजरी बॉडी है सरकार के द्वारा समय समय पर गठित की जाती है। पहली अगर हम लोग लॉ कमीशन की बात करते हैं तो वो 1833 में बनाया गया था। और हम देखते हैं कि जो हर साल हर 20-20 साल में चार्टर्ड एक्ट आते थे उस टाइम पे। 1834 में चार्टर्ड एक्ट आया था, फिर 54 में आया था। तो ये चार्टर्ड एक्ट लाने के लिए लॉ कमीशन 1 साल पहले बनाए जाते थे। और स्वतंत्र भारत के पहले लॉ कमीशन की बात करें तो वो हम जानते हैं जो मिस्टर MC सतवड़े थे, उनके अध्यक्षता में बनाया गया था। बेसिकली उस समय वो अटॉर्नी जनरल भी थे इंडिया के। और इस जो अभी 22nd लॉ कमीशन जो काम कर रहा है वो किस किस पे काम कर रहा है, अपन बात करें जो अभी चल रहा है। तो एक तो जो डेथ पेनल्टी है उस पर काम कर रहा है कि सबसे हटा देनी चाहिए कि नहीं हटा देनी चाहिए। एक जो हम लोग देखते हैं कि साइमल्टेनियसली इलेक्शंस किए जाने चाहिए, कि हर समय अलग अलग जगह इलेक्शन ही चलते रहते हैं, हमारा मीडिया और पॉलिटिकल पावर्स वहीं लगी रहती हैं। तो एक साथ में पूरे इंडिया में सारे विधानसभा सारे लोकसभा इलेक्शन किए जाएँ, इसको लेकर काम कर रहा है वो।
हेट स्पीच को लेके अपनी संतुतियां लॉ कमीशन देने वाला है, और इवन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको भी लेके देने वाला है। तो बेसिकली ये कुछ लॉस है, इनमें अमेंड शायद लाया जाए, तो उसमें क्या क्या किया जा सकता है इसको लेके लॉ कमीशन इस समय काम कर रहा है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये यूजीसी के नए चेयरपर्सन के बारे में, कि जगदीश कुमार हैं, वो यूजीसी के नए चेयरपर्सन बनने वाले हैं। और जो यूजीसी की बात करें तो 1953 में बनी थी ये, और जो डेप्यूटी ऑफ वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन उसके अंतर्गत यूजीसी काम करती है। और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन किसके अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। और अगर हम लोग जगदीश कुमार की बात करें तो इस समय जेएनयू के अध्यक्ष हैं, और अब इनको यहाँ का चेयरपर्सन बनाया जा रहा है यूजीसी का। That's all। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है गोल्डन लंगूर के बारे में। लंगूर है बंदर जैसे, लंबी पूंछ होती है बस बेसिकली, तो उन्हें लंगूर कह दिया जाता है। और हमारे यहाँ गोल्डन जो लंगूर है वो बेसिकली चिकन नेक में पाए जाते हैं। चिकन नेक कहाँ पे है? जब अपन लोग वेस्ट बंगाल से सेवन सिस्टर्स की तरफ बढ़ते हैं, भूटान और बांग्लादेश के बीच में, और कूच बिहार का एरिया मान लो, बेसिकली वहाँ पे पाया जाता है। तो इनकी जनसंख्या 100 थी, आज बढ़ के 600 हो चुकी है पिछले 5-6 सालों में। अब इतना रैपिड ग्रोथ कैसे हुआ है? बेसिकली वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उन लोगों ने उनको बहुत रिजर्व किया, अपना ही रिजर्वर बना दिया उन लोगों ने। उस एरिया को, उस फॉरेस्ट रिजर्व खुद से ही घोषित कर दिया, उस पर काम करने लगे हैं। और इस वजह से अब सरकार भी उनकी मदद करने के लिए आ गई है। सरकार ने कहा है कि हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देंगे, फिर ऑटोमेटिकली इनको प्रिजर्व किया जा सकेगा। लेकिन वहाँ के लोग मना कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि वाइल्ड लाइफ रिजर्व नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से फिर मतलब लोगों का इंटरफेयर और बढ़ जाता है। रिसर्च वाले आते हैं, स्टडी वाले आते हैं, घूमने वाले आते हैं वाइल्ड रिजर्व में। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए उनको इस समय हाल में, क्योंकि अभी तो केवल 600 ही है ना। तो कम से कम जब तक 6-7 हज़ार पे नहीं पहुंच जाते हैं तब तक उन्हें एक फॉरेस्ट रिजर्व बना देना चाहिए, बस दैट्स ऑल। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2004 के अंतर्गत आता है, उसके तहत फॉरेस्ट रिजर्व बना दिया जाए और उस एरिया को रिजर्व कर दिया जाए, जिससे वहां पे कोई जा ना पाए। ये वहां पे लोकल लोगों की मांग है, और सरकार कह रही है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनानी चाहिए। और बाय द वे अगर हम लोग बात करें ना, कि लोकल लोगों ने इसमें बहुत काम किया है, ऐसी बात नहीं है। लोकल लोगों ने वहाँ पे एक पूरा वो चार्टर गांव गांव में सब में घूम घूम के वहाँ पे पारित किया था, जिसके तहत उनको मारा नहीं जाएगा, कहीं पे भी दिखाई देंगे उन्हें सेफ किया जाएगा, अगर चोट वोट लगेगी तो उनकी मदद की जाएगी, इस सब के लिए। वही वजह है कि आज बढ़ रहे हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है नेटो को लेकर, कि नेटो के जो चीफ हैं अभी जो इस समय हम लोग जानते हैं, उनको अभी हाल में जो नॉर्वे सेंट्रल बैंक है उसका हेड बनाया जा रहा है। और इसको लेकर अलग ही विवाद है, क्योंकि देखो यहाँ पे नेटो का चीफ और नॉर्वे सेंट्रल बैंक का, इसमें कोई आपस में संबंध ही नहीं बैठ रहा है। तो अब जो है वो है बनाया जा रहा है, और वो भी बनने को तैयार है बेसिकली। और नॉर्वे सेंट्रल बैंक की बात करें तो 1816 में ये बनाई गई थी। नॉर्वेजियन करेंसी चलती है यहाँ पे बेसिकली, और सबसे बड़ी बैंक जो सोशल वर्क्स वगैरह करती है वो मानी जाती है नॉर्वेजियन सेंट्रल बैंक। और नेटो की बात करें तो 1949 बना था। बेसिकली यूरोप और अमेरिका के आपस में एलाइंस ने मिलकर नेटो बनाया था, और 30 कंट्रीज से ज़्यादा है जो इस समय नेटो में है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप को लेके। हम जानते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है इस समय, और इंडिया और इंग्लैंड के बीच में फाइनल होने वाला है। कल हम लोगों ने सेमीफाइनल जीता है, और आज होगा फाइनल, वेस्ट इंडीज में चल रहा है बेसिकली। तो बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अपनी जो 1000 ओडीआई इंडिया ने खेलनी उसके बारे में, कि इंडिया टीम ने आज तक 1000 ओडीआई टोटल खेलनी है। और सोचो कितनी बड़ी बात है कि उन 1000 ओडीआई में से 463 ओडीआई जो इंडिया ने खेली है उसमें सचिन तेंदुलकर खेले हैं। तो जितना आज तक टोटल इंडिया ने मैच खेला है उसमें से आधे मैच सचिन तेंदुलकर खेले हैं। और अगर बात करें सचिन तेंदुलकर से पूछा भी गया कि आपने इतना बड़ा समय बिताया है तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ मतलब सबसे अच्छा सबसे यादगार मैच कौन सा है, तो सचिन तेंदुलकर ने कहा जो मैंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 200 रन बनाए थे, वो मेरा सबसे यादगार मैच है। तो इसके बारे में पूरा आज वो दिया गया इंटरव्यू द हिंदू में। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है इंडिगो को लेके, कि इंडिगो के नए एमडी राहुल भाटिया को बनाया जा रहा है। बेसिकली राहुल भाटिया को फाउंडर भी है इंडिगो के। और सोचो कितनी बड़ी बात है, जहाँ पे हर कंपनी घाटा से रही थी वहाँ पे इंडिगो अपनी चीप फ्लाइट्स की वजह से अपने बेसिकली कहा जाए 300 से ज़्यादा फ्लाइट्स चलाती है, 100 से ज़्यादा डेस्टिनेशन चलाती है, चीप चलाती है औरों के कंपेयर में। इंडिगो ने कोविड के अभी जो सीन चल रहा था जिसमें फ्लाइट्स वैसे ही बंद हो जा रही थी बार बार, उसमें भी 130 करोड़ का फायदा कर लिया, नेट प्रॉफिट जनरेशन। तो बहुत बड़ी बात है ये भी। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही आर्सेनल मित्तल को लेके। आर्सेनल मित्तल तकरीबन 1.7 बिलियन यूरो इन्वेस्ट कर रहा है कहाँ पे, नॉर्दर्न फ्रांस में बेसिकली। और वहाँ पे जो ग्रीन इनिशिएटिव्स को लेके वहाँ पे प्रोग्राम चल रहे हैं उनको लेके किया क्या जाएगा, फैक्ट्रीज वगैरह बनाई जाएंगी, उनमें इलेक्ट्रिक
व्हीकल डेवलप किए जाएंगे, सोलर पैनल डेवलप किए जाएंगे, तो इन सब के लिए तो बस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है आर्सेनल मित्तल के द्वारा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये भोपाल को लेके कि भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है उसका नाम चेंज करके भोजपाल किया जा रहा है। राजा भोज जो 11वीं सेंचुरी के राजा थे उनके नाम पे, क्योंकि उन्होंने ही भोपाल को बसाया था। और हम लोग अगर बात करें और क्या क्या किया जा रहा है, तो एक बाबई कस्बा है उसका नाम बदल के माखन नगर किया जा रहा है, माखन लाल चतुर्वेदी के नाम पे। और होशंगाबाद है उसका नाम चेंज करके नर्मदापुरम किया जा रहा है। तो एमपी सरकार, जरूरत है इन चीज़ों की नहीं है, लेकिन किया जा रहा है, हाँ बिल्कुल बढ़िया। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये गणतंत्र दिवस परेड को लेके, क्योंकि हर साल परेड हो जाती है, फिर अवार्ड दिए जाते हैं किसकी परेड अच्छी रही कैसी रही। तो इस साल की बेस्ट झांकी की माने तो उत्तर प्रदेश की झांकी टॉप पे रही, जो कि रहनी थी इलेक्शन है। और अगर अपन लोग बात करें कि बेस्ट आर्मी या बेस्ट डिफेंस परेड की बात करें, तो वो इस साल नेवी की रही है। और अगर सेकंड नंबर पे बात की जाए तो कर्नाटक की रही है। थर्ड नंबर पे मेघालय की झांकी रही है। मेघालय के 50 साल हो गए थे, उस वजह से रही है। कर्नाटक की झांकी अपने कल्चर डाइवर्सिटी को दिखाने की वजह से रही है। और यूपी की नंबर 1 रही है अपने जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसको दिखाने की वजह से। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है स्प्रिंग को लेके कि बसंत पंचमी आज से शुरू हो गई है। आज फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग माना जाता है, तो आज से बसंत पंचमी शुरू हो चुकी है देश में। और बेसिकली ये दिन सरस्वती को डेडिकेटेड होता है, सरस्वती माता को। सरस्वती माता जो आर्ट, नॉलेज, म्यूजिक, इन सब की मानी जाती है माता। और बसंत पंचमी का उसके पीछे एक पूरी कहानी भी है जो सती और शिव की है, किसी ने सुना होगा तो दैट्स ऑल। कालिदास ने भी अपनी स्टोरीज में इन सब की बात कही है बसंत पंचमी की। और बसंत पंचमी एक समय बहुत बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता था। आज धीरे धीरे हम उसका महत्व खोते जा रहे हैं आने वाले समय के हिसाब से। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है ग्रीन लेजिस्लेचर को लेके। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा अगर हम लोग बात करें ना, तो पिछले साल तकरीबन 11,500 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको अप्रूवल दे दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे इंडिया के ग्रीन लेजिस्लेचर पे सवाल खड़े हो जाते हैं कि हम लोगों पे इतनी सारी चीज़ें हैं कि आर्टिकल 48A है, आर्टिकल 51A है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, हम लोग 1980 की बात करते हैं, कंजर्वेशन एक्ट, और फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात करते हैं, एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की बात करते हैं, फिर कोस्टल रेगुलेशन एंड जोनल नोटिफिकेशन 2017 की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असिस्टमेंट एक्ट की बात करते हैं 2016 की। इन सब के होने के बावजूद हम लोग गौर ही नहीं देते इन्वायरमेंट पे। और जैसे ही कोई कंपनी का वो आता है कि इसको क्लियरेंस दे दो, अंधों की तरह दे दिया जाता है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी लताड़ दिया पहले भी सरकार को, और फिर भी लताड़ती ही रहती है। तो ये ग्रीन लेजिस्लेचर को लेके इंडिया में लचलता दिखाई दे रही है, ये रिपोर्ट आई है। और बेसिकली इनके केवल 2 ही रीजन है। एक तो है फील्ड वॉर, कि हम लोगों के पास में जमीनें उतनी नहीं है, हमें जंगल काटने पड़ रहे हैं। और दूसरा है पॉलिटिकल विल। ये भी सही बात है कि एक अभी मान लो कोई आता है बंदा किसी नेता के पास में कि लो अपना भी शेयर रख लो, हमारा शेयर रख लो, हमें ग्रीन परमिट दिलवा दो, तो मिलने में टाइम नहीं लगता, हम लोग भी जानते हैं। तो बेसिकली करप्शन भी एक बहुत बड़ी वजह है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को लेकर। तो अभी काफ़ी न्यूज़ में थी आज, तो मैंने सोचा कवर कर लें योजना क्या है। न्यूज़ बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन योजना जरूरी है हमारे लिए। तो बेसिकली एक कैश बेनिफिट है जो कि न्यूट्रिशन के लिए दिया जाता है, जो ऐसी लैक्टेटिंग महिलाएं होती हैं बच्चा पैदा होने के बाद में, और जो डेली वेजेस पे काम करने वाली, तो उनको 5,000 रुपये पर महीने दिए जाते हैं फर्स्ट चाइल्ड पे कुछ 2 सालों तक, और जिससे न्यूट्रिशन बना रहे उनका भी और बच्चे का भी। और बेसिकली ऐसी और भी स्कीमें चलती हैं, हाँ बिल्कुल चलती हैं। हमारे यहाँ इंदिरा गांधी मैटरनिटी सहयोग योजना चलती है, कुंभस पेयर चलती है जो केरला में चलती है बेसिकली, पोषण अभियान भी चलता है हम लोगों के यहाँ, आईसीडीएस चलता है, इंटीग्रेटेड सेंट्रल डेवलपमेंट सर्विसेज जिसको हम लोग बोलते हैं। आईसीडीएस के अंतर्गत ही हम लोग देखते हैं आंगनवाड़ी भी आती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि जो गर्भवती महिलाएं उनके द्वारा सरकार के द्वारा भी बहुत कुछ चलाया जाता है। तो दैट्स ऑल। और एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है डीआईडीएल को लेके। तो डीआईडीएल क्या है? बेसिकली डीआईडीओ हम लोग जानते हैं, डीआईडीओ की ही एक रिसर्च लेबोरेटरी है डीआईडीएल। तो डिफेंस एंड डेवलपमेंट रिसर्च लेबोरेटरी बेसिकली कहा जाए तो डीआईडीएल क्या है? डीआईडीएल के नए हेड बनाए गए हैं श्रीनिवास मूर्ति को। तो बस न्यूज़ में केवल इतना ही था, तो बस हमें पता होना चाहिए कि डीआईडीएल है क्या। तो डीआईडीएल एक एंटिटी है जो कि सेपरेटली काम करती है बाय द वे, लेकिन वो काम करती है डीआईडीओ के लिए। तो दैट्स ऑल। और अगर आज की एडिटोरियल की बात करें तो कोई एडिटोरियल ऐसा नहीं है जो हमारे किसी भी चीज़ के लिए जानना जरूरी हो।
और जो चीज़ें आई भी हैं 12 में हम पहले कवर कर चुके हैं। तो दैट्स ऑल। अगर 5 फरवरी की बात करें तो यही करंट था जो हमें किसी भी एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।